तो गुड इवनिंग, राम राम सारे भाई होते भाई। तो वियतनाम से अब मैंने अपनी जापान के लिए फ़्लाइट पकड़ ली है, जो कि लगभग 6.5 घंटे की है। तो जापान पहुंचने से पहले एयर क्रू ने अपना इमिग्रेशन फॉर्म दे दिया था। वैसे नॉर्मली आप अगर शेंगन एरिया के अंदर जा रहे हो, यूके के अंदर जा रहे हो, कहीं पे बाकी कंट्रीज़ के अंदर अराइवल इमिग्रेशन का सिस्टम नहीं है। और इंडिया से भी इमिग्रेशन का कोई फॉर्म नहीं भरा जाता, सिर्फ इमिग्रेशन होती है हर जगह पर। यहाँ पे अराइवल इमिग्रेशन का फॉर्म भरा जाता है। तो ये हमारी फ़्लाइट लैंड हो गई। फ़्लाइट लैंड होने के बाद भाई मैं अपना बाहर निकल गया फ़्लाइट से और अपना इमिग्रेशन के लिए चल पड़ा, क्योंकि मेरे पास कोई चेक इन बैग नहीं था, सिर्फ मैं हैंड कैरी करा हुआ था एक पर्सनल आइटम का। तो ये जापान का टोक्यो नरीटा एयरपोर्ट है। बहुत ज़्यादा क्लीन है, साफ़ सुथरा है, दूसरे कंट्रीज़ के मुकाबले काफ़ी अलग लगा। तो देखते हैं इमिग्रेशन पे क्या होता है भाई। एयरपोर्ट पे उतरते सबसे पहला मैं काम करता हूँ, जो एयरपोर्ट के ऊपर वाईफाई, कॉम्प्लीमेंट्री वाईफाई होता है, उससे अपना फ़ोन कनेक्ट कर लो, ताकि आप अपना आगे का देख सको। होटल कितनी दूर पड़ रहा है वहाँ से, ओला करना आपको, उबर करना है, ट्रेन, मेट्रो, ट्रैम, वट जो भी आपको करना है, सबसे पहले उसको कर लो, ताकि आप अपना मैप डिसाइड कर सको और काफ़ी ईज़ हो जाए। और काफ़ी देर से अगर कोई पर्सनल मैसेज मेल आ रखा है तो वो भी चेक कर सकते हैं आप, क्योंकि आपके पास फ़िलहाल उस देश की सिम नहीं होती। और सबसे पहले जाके आपको एयरपोर्ट से निकलने वहाँ की सिम लेनी है, ताकि आप मैप देख के हर जगह जा सके और इजी एक्सेस हो। उसके बाद हम अपना चलता और मोबाइल एक्सेस करते हुए टोक्यो नरीटा के ड्यूटी फ्री एरिया पे पहुंच जाता हूं। थोड़ा बहुत ड्यूटी फ्री एरिया की तरफ देखता हूं अपना, क्योंकि कुछ लेना तो था नहीं अपने को, सारी चीज़ें अपने पास थी। काफ़ी अच्छा लगा। सुबह का टाइम था, लगभग 6:30 बजे के आसपास, खाली पड़ा हुआ था। जबकि ऐसा नहीं है कि फ़्लाइट अपना 24 आवर चलती हैं, लेकिन काफ़ी लाइट ट्रैफिक था इस टाइम। ये फ़र्स्ट टाइम हुआ है मेरे पास। अब की बार की अराइवल इमिग्रेशन पे मेरे से काफ़ी सवाल हो गए, और उसके बाद मेरे को 10-15 मिनट अपने इमिग्रेशन वाले ऑफिस के अंदर भी बिठा लिया था। जबकि मैं पूरा सेनगन ट्रैवल्ड हूँ, यूके ट्रैवल्ड हूँ, पूरा साउथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया का मेरे पास वैलिड वीज़ा पड़ा हुआ था। उसके बावजूद पूरा पासपोर्ट भरा हुआ था, फिर भी उनको लगा पता नहीं अकेला घूमना है जो भी है। 10-15 मिनट बाद उन्होंने मेरे को बाइज्जत रिहा कर दिया कि भाई जाओ अपना नरीटा घूमो। उसके बाद मैं अपना ये बाहर निकल गया। बाहर का सीन है बेल्ट एरिया का, जहाँ से आप अपना लगेज ले सकते हो। मेरे पास जबकि कोई लगेज नहीं था, तो इस टाइम मैंने अपना ट्रेन ब्रेन का देखा क्या हिसाब बनता है। उसके बाद उतरने के बाद सिम के अलावा आपको जो सबसे ज़रूरी काम करना, अगर आपको घूमना है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से पूरे जापान के अंदर, तो एक सुइया कार्ड आता है, CUICA। तो वो आपको लेना, वो आपको लगभग 2,000 येन का पड़ेगा, जो आप सामने देख रहे हो पिक्चर के अंदर। इसके अंदर 500 रुपये इनकी सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है, 500 रुपये नहीं, 500 येन, 1500 आपको यूज़ करने के लिए मिलता है। तो मैंने ये कार्ड लिया सबसे पहले 2,000 का। उसके बाद मैंने इसके बाद 1,000 रुपये का रिचार्ज भी करा लिया इसमें, ताकि मेरा एक आधा दिन का सफिशेंट हो जाए मेरे पास, अगर मैं इधर उधर कम्यूट करता हूँ तो। उसके बाद मैं अपना ये सामने ट्रेन देख रहे हो, ये मैंने आकासाका, जो कि बिल्कुल आप जैसे कनॉट प्लेस कह सकते हो, बिल्कुल ऐसी जगह है जहाँ से हर जगह आपकी आसपास पड़ती है। वहाँ से टोक्यो टावर भी वहीं से बिल्कुल आसपास पड़ता है, 2-2.5 किलोमीटर के वॉकिंग डिस्टेंस पे है। डिज्नीलैंड आपका 40 मिनट के डिस्टेंस पे है। डिज्नी सी, सब कुछ उधर आसपास ही है। जो आपका मेन स्ट्रीट्स भी हैं, रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट एरिया भी है, सब कुछ वहाँ से पास पड़ता है। तो मैंने अपना ट्रेन के अंदर में अपना बैठा और अपना जहाँ पे मेरा अकोमोडेशन है वहाँ के लिए निकल पड़ा। ये आप सामने देख रहे हो, यहाँ का एग्ज़िट है अपना मेट्रो का।
तो ओकासाका के वहाँ पहुँचने के बाद मेरे को पता लगा, वैसे तो मेरे को पहले ही पता था कि ये 5 बजे से पहले चेक इन नहीं देते और चेकआउट टाइम जो आपका है वो सुबह 10 बजे होता है। नॉर्मली आपको सभी जगह जो वेस्टर्न कंट्रीज़ भी हैं वहाँ से मिनिमम 3 बजे से आपका चेक इन टाइम होता है। ये सराउंडिंग्स है उसकी जहाँ पे मेरा अकोमोडेशन है वहाँ पे, क्या तो उन्होंने बोला कि आप बैग यहाँ पे रख सकते हो, पर 5 बजे से पहले आपको चेक इन नहीं मिलेगी। अगर आपको चेक इन करनी है तो आपको पर घंटे के लिए 2,000 येन पे करने पड़ेंगे, और मैं 5 घंटे पहले पहुँचे। 10,000 येन का मतलब है भाई 5500 रुपये, जो कि मैंने देना मुनासिब नहीं समझा बिल्कुल भी। तो मैंने अपना लगेज वहाँ पे रखा और मैं ऐसा वॉक करता हुआ एक्सप्लोर करने लगा लोकल जो भी नियर बाय मार्केट्स थी, वो सब जो आप सामने देख रहे हो यहाँ पे। मौसम काफ़ी अच्छा था, 17-18 डिग्री के आसपास टेम्परेचर था। मतलब आप लाइट टी शर्ट पहन सकते हो, ना पसीने आएंगे ना कुछ। फर्स्ट क्लास अपना बढ़िया। मैंने अपना 6 लीक बैग ले रखा था, उसके अंदर चार्जर डाला, पावर पॉइंट बेसिकली, एक लीड और अपना जो 2 फ़ोन थे, एक से मूवी बनाने के लिए और दूसरा यूसेज के लिए। मैं मार्केट में निकल गया ताकि अपना सिम में देख सकूँ, सिम ले सकूँ, ताकि उससे मैप देख के अपना आराम से 6-7 दिन ट्रैवल कर सकूं। तो मेरा लगभग एयरपोर्ट से 2-3 मेट्रो मेरे को यूज़ करनी पड़ी और अपने होटल अकोमोडेशन आने तक मेरे 2,000 येन लग गए, मतलब मोटा मोटा आपका 1,250 रुपये के आसपास। ये सामने स्टोर्स हैं वहाँ पे जो होते हैं सारे 7-Eleven स्टोर्स हैं, फैमिली मार्ट स्टोर्स के नाम से हैं, जहाँ पे अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ की आप सारी यूटिलिटीज़ अवेलेबल होती है। कोल्ड ड्रिंक्स होगी, ब्रेड हो गए, जूसेस हो गई, ये सारे। एक और बात मैंने नोट करी यहाँ पे, जापान के अंदर आप ओपन के अंदर स्मोकिंग नहीं कर सकते। सामने स्मोकिंग जोन है जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे लाइन लगी हुई है पूरी। आप ओपन के अंदर स्मोकिंग नहीं कर सकते। हालांकि मैंने रात को देखा है कि बंदा, जैसे कि इंडिया में भी बंदा दारू पी के या फिर रात को तो सिगरेट बर्ड्स फेंक देते हैं बंदे, लेकिन दिन के अंदर बिल्कुल भी आप नहीं देखेंगे किसी को ओपन में सिगरेट पीता हुआ। एक आधा को दिख जाएगा भाई जिसका दिमाग वमाग चल रहा हो, लेकिन नॉर्मली कोई भी आपको नहीं दिखेगा। तो मेरे पास जैसे कि काफ़ी टाइम था, तो मैंने अपना चल फिर के एक्सप्लोर करा सारा। वॉकिंग की वॉकिंग हो गई भाई, एक्सरसाइज छुट रखी थी उस दिन की, एक्सरसाइज भी हो गई। सो मौसम के मुकाबले मैं कहूँगा वेस्टर्न कंट्री से भी अच्छा लगा मेरे को। नीट एंड क्लीन में 10/10 मिलेंगे पूरे जापान को। अब तक इतना घूमने पे मेरे को कहीं पे भी कोई इंडियन रेस्टोरेंट या फिर इंडियन क्यूजीन से कोई टच ऐसी चीज़ नहीं मिली। स्टोर्स यहाँ पे भर भर के हैं सारे। लैंग्वेज का बहुत बड़ा इशू है। मेरे को तो 10% लोग हैं जो यहाँ पे इंग्लिश बोलते हैं या फिर बोलना पसंद करते हैं, जो भी है। बाकी आपको ट्रांसलेटर का यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे। किसी ने बताया था सामने बिग कैमरा है यहाँ पे, आपको सिम मिल सकती है यहाँ पे, ताकि अपना नेट यूज़ कर सको और लोकल कॉलिंग कर सको आप। तो मैं घूमता फिरता यहाँ पे पहुँच गया। सामने सिम्स है सारी, कोई 6 GB की है, कोई 500 MB की है। ये इनके रेट्स भी लिखे हुए हैं जो सामने हैं। तो मैंने जो अपनी सिम ली थी वो 8,000 येन की थी। वो लगभग आपका 4,500 रुपये की मेरे को पड़ी, जो कि मेरे 7-8 दिन के ट्रैवल के लिए काफ़ी सफिशिएंट थी। जिससे मैं अपना नेट बैंकिंग से लेके अपना जो ऑफिस का काम है उसको, वैसे तो होटल के अंदर वाईफाई होता है, पर नॉर्मली आप जब घूमने जा रहे हो तो बाहर ही ट्रैवल करते हो, तो मैंने अपना वो ले ली। उसके बाद मैंने अपना मैप लगाया, बैटरी अपनी आपकी चार्ज हो और आप चल सकते हो, तो आपके भाई पूरे मज़े ही मज़े हैं। उसके बाद मैं 3-4 घंटा अपना इधर आसपास घूमा, बिल्कुल थकावट नहीं हुई। एयर क्वालिटी इंडेक्स यहाँ का आपका 15 के आसपास रहता है, जो कि अपनी दिल्ली के अंदर भाई 350-400 के आसपास पहुँच जाता है, पहुँच का जाता है, रहता ही है। एक और बात मैंने नोट करी जहाँ पे कि 100 में से आपको एक बंदा सिर्फ वेस्टर्न कंट्री का मिला। फ़िलहाल मैं बात कर रहा हूँ 10 मई 2024 की। तो वेस्टर्न टूरिस्ट यहाँ पे बहुत बहुत कम लगे। तो नॉर्मली मैं इस पर फेस से आइडेंटिफाई करके बोलूँगा तो जापानीज़ लोग या फिर साउथ कोरिया या फिर वियतनाम, इस टाइप के ज़्यादा लोग हैं। क्या थोड़े बहुत एक आधा मेरे को अमेरिकन मिले यहाँ पे। तो टूरिस्ट बेसिकली इस रीजन से ज़्यादा आता है यहाँ पे। इमिग्रेशन पे जो मैं आपको बता रहा था, मेरे साथ ये हुआ कि मैं इमिग्रेशन पे गया। उन्होंने मेरे से पूछा कितने दिन के लिए आया हूँ, मैंने कहा 7 डेज़। तो उन्होंने बोला 7 डेज़ एक्सप्लेन करो। मैंने बोल दिया डिज्नीलैंड, डिज्नी सी, टोक्यो टावर, 2 दिन ओसाका जाऊँगा मैं, और ये सारी चीज़ें।
तो कह रहा इज समबडी अकम्पनिंग यू। मैंने कहा नो, आई एम ट्रैवलिंग अलोन, आई एम ए सोलो ट्रैवलर। ठीक है, बस उसके बाद तो उन्होंने मेरा पासपोर्ट लेके इमिग्रेशन वाले को पीछे दे दिया। उनको ये लगा कि अकेला बंदा जापान नहीं घूमने आता, जबकि ऐसा तो कुछ है नहीं। मैं बाकी वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर जाता हूँ, बेशक स्पेन हो, अपना फ्रैंकफर्ट जा रहा हूँ मैं जर्मनी के अंदर, पेरिस मैं 4-4 5 बार शेंगन एरिया के अंदर गया हूँ, लगभग सारे कंट्रीज़ कवर कर लिए हैं। किसी ने एक सवाल नहीं पूछा, किसी ने होटल बुकिंग तक नहीं पूछा, जबकि यहाँ पे मेरे पास रिटर्न टिकट थी, मेरे पास होटल की अकोमोडेशन की कंप्लीट बुकिंग थी, सब कुछ था मेरे पास, वैलिड वीज़ा, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ अलाइंड था। लेकिन फिर भी क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं कई बार, तो थोड़ा भाई संभल के प्रिपेयर करके जाएं। तो मेरे पास तो सारा पेड सारी चीज़ें थी, तो कोई ऐसा इशू नहीं हुआ। तो उन्होंने 10-15 मिनट बाद अपना छोड़ दिया। मैंने ठीक है भाई, अपने पास काफ़ी टाइम पड़ा हुआ था, होटल की चेक इन शाम के 5 बजे थी, तो अपने को इतना माड़ा नहीं लगा। उसके बाद भाई मैं घूमता फिरता जा रहा था, और अपना जो भी स्टोर दिख रहा था सामने, तो स्टोर से अपना हल्का फुल्का कुछ खा लिया और पी लिया। ऐसे ही घूमता फिरता मैं टाइम पास कर रहा था शाम के 5 बजने का। और अच्छा ही हुआ, पूरा दिन अपना घर बैठता है आदमी, बाहर आए तो घूम ही लेता है। ये इस टाइप की बियर्स अवेलेबल है इन स्टोरों पे जो आपको नॉर्मली मिलेगी। ये पानी की बोतल 2 लीटर की आपको पड़ती है इंडिया के 80 रुपये के आसपास। ये सारे कमोडिटीज़ है जो भी अपनी डेली यूसेज की हैं, इसमें घी तेल सब चीज़ें हैं, अंडे वंडे सारी चीज़। 7-Eleven और फैमिली मार्ट, दो जो यहाँ पे बिग ब्रांड लगे मेरे को, वाइन है जो सामने आप देख रहे हो बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये अपना बाहर वेंडिंग मशीन्स हैं जो कि बाहर अपना सड़कों के ऊपर लगाई हुई हैं, ये हर जगह मिल जाएंगी आपको। इंडिया में तो भाई ऐसा लगाएंगे तो सांझ तक पहले पाड़ के ले जाएंगे लोग इसने। तो आप अपना ये एक यूरो में बताऊंगा तो पाउंड में 1-2 पाउंड के अंदर आप अपना निकाल के जूस वूस, कोल्ड कॉफ़ी, स्टारबक्स की भी जो रेडीमेड कॉफ़ी होती है वो सारी। ये सामने भाई बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, यह टोक्यो प्लाजा जो सामने देख रहा हूँ। मैं इसके अंदर जाने की कोशिश करी थी पर मेरे ख्याल में बंद पड़ा हुआ था, तो एंट्री नहीं हुई। जो मेन वाली थी कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही थी इसके अंदर। ड्राइविंग पैटर्न बिल्कुल सेम अपना इंडिया की तरह, राइट हैंड साइड स्टीयरिंग होता है और लेफ्ट साइड जो लेन में वहाँ ड्राइव करते हैं, ये है जो सारा है। इसके बाद भाई पूरे लगभग घूमते फिरते 5 घंटे काटने के बाद अपना धीरे धीरे चलता चलता
हॉस्टल की तरफ पहुंच गया। पहले दिन यहाँ पे हॉस्टल करा था मैंने, क्योंकि उसके बाद डिसाइड करता मैं कहाँ पे जाना है, तो उसके हिसाब से आगे जाके लिया जाता। ये सामने देख रहे हो फैमिली मार्ट जो मैंने आपको बताया था, और 7-Eleven जैसे अपने यहाँ 24/7 होता है इंडिया में, वो चीज़ें हैं सारी यहाँ पे। दिन लगभग वही 7 बजे के आसपास छिप रहा था। इसके बाद मैंने अपनी किस्मत आजमाने के लिए लॉटरी की टिकट ली। ये सामने मैडम है, ये लॉटरी की टिकट दे रही थी। हालांकि अपनी किस्मत बिल्कुल फद्दू है, कुछ नहीं निकलता। ये अपना भाई जहाँ पे अकोमोडेशन ले रखा है वहाँ पहुँच गए थे। ये इनका वॉशरूम है, बहुत ही नीट एंड क्लीन था, इसी दिखाने के लिए दिखाया वॉशरूम, जबकि वॉशरूम को ऐसे दिखाने की चीज़ नहीं है। ये सामने देखोगे अलग से चप्पल वप्पल सब कुछ दे रखा था। वॉशिंग मशीन है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है भाई। ड्रायर दे रखा है, सब कुछ। ये वेंडिंग मशीन भी दे रखी है यहाँ पे। इसका एक दिन का जो रेंट पड़ा है वो आपको हॉस्टल के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा, 5,500 रुपये मेन टोक्यो के अंदर है यहाँ पे। ये इनके कैबिन्स बोलते हैं बेसिकली। ये हॉस्टल में तो बंदा डिस्टर्ब होता है इधर उधर, पर्सनल कैबिन है बेसिकली। इस वजह से 5,500 से 6,000 के आसपास ही पड़ा है लगभग। ये सारे कैबिन्स है, इसमें छोटे बड़े दोनों टाइप के, 5,500 से 7,000 तक के कैबिन है पर नाइट के लिए। ये सामने आप अपना लॉक लगा सकते हो यहाँ पे लगेज रखने के लिए। अगर किसी का ज़्यादा सामान है तो, छोटा है तो आपके बेड के अंदर स्पेस दिया होगा की के अंदर। तो ये अपना था भाई। ये लाइट खोल के दिखा दिया, काफ़ी स्पेसियस है, ऊपर भी काफ़ी जगह है। इसमें साइड में जो कपबोर्ड है इसके अंदर रख सकते हो। एसी वेसी लगा रखा है अपना हॉस्टल की तरह, वैसे नहीं कि आपके ऊपर कोई सो रहा नीचे कोई, पर्सनल आपका ये है। सामने हैंगर्स दे रखे हैं सोने के लिए आपको, बिल्कुल टी शर्ट और निक्कर नहीं दी थी, स्लीपर्स तक भी सब कुछ दे रखा था, पेस्ट वेस्ट से लेके ईच एंड एवरीथिंग। मतलब काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री लगा, और जिस लोकेशन का तो उस हिसाब से काफ़ी अफोर्डेबल भी है देखा जाए। अगले दिन अपना देखेंगे भाई होटल आसपास देख रखे डिज्नी सी के आसपास, वो भी आपको उस जगह का दिखाएंगे सारे। तो लगभग ये 6-7 फ्लोर का है जो ये प्रॉपर्टी है। बहुत ही नीट एंड क्लीन है एकदम। चेक इन टाइम थोड़ा गलत लगा मेरे को, शाम के 5 बजे। तो तड़का भाई 10 बजे इसका चेकआउट होता है। ये आपको लगभग ओवरव्यू दिखा दिया सारा जो है इसका। ये अपना लिफ्ट के पास पहुंच के, लिफ्ट के अलावा स्टेयर्स भी है जिससे डायरेक्ट एक्सेस आपका नीचे या ऊपर हो जाता है। उसके बाद भाई स्टेयर से नीचे आ गए। ये अपना गेट बाहर की तरफ ले जाता है। सामने बिल्कुल ठेका है जो कि सुबह 10 बजे से सांझ के 10 बजे तक खुलता है। ये आप देखोगे यामाया लिकर स्टोर। शाम का बड़ा ही प्यारा मौसम है, एकदम फर्स्ट क्लास। एक ब्रेकआउट एरिया भी दिया गया सामने जहाँ पे कॉफ़ी टी और स्नैक्स सारे अवेलेबल होते 24/7। ये जो आप सामने देख रहे हो हालांकि थोड़ा कॉस्टली है, जो कि होता ही है नॉर्मली प्रॉपर्टीज़ के अंदर सारा। एक स्मोकिंग रूम भी दिया गया है यहाँ पे, क्योंकि आप स्मोकिंग ओपन में नहीं कर सकते इस वजह से। ये आपकी यूटिलिटीज, टूथपेस्ट, ब्रश, सारी चीज़ें आपको कॉम्प्लीमेंट्री फ्री मिलती हैं। टॉवल्स आप जितने भी लो अपने बिल्कुल। तो सुविधा सारी दे रखी है। अगर पैसे लिए हैं बंदों ने तो सुविधा पूरी दे रखी है एकदम। बस टाइम का जो आपको बता दिया थोड़ा है, शाम को 5 बजे से पहले चेक इन नहीं देंगे। पर्सनल कैबिन्स होते हैं, बिजनेस कैबिन फर्स्ट क्लास। सामने अपना भाई ये ठेका आ गया। अपना आराम करके चेक इन करने के बाद सांझ ना भाई मेरे को देखा कि सबसे जो पास वॉकिंग डिस्टेंस पे ये अपना जो है टोक्यो टावर पड़ता है, जो कि काफ़ी रिजेंबल करता है एफएल टावर से। तो आज जाके देखते हैं। वॉक पे मैंने अपना मैप लगा लिया और अपना घूमता फिरता मैं अपना पहुंचूंगा टोक्यो टावर की तरफ, और रात के अपना नज़ारे लेते हुए देखता हूँ। आज भी सामने बिल्कुल ये है टोक्यो टावर। ये लगभग 3 किलोमीटर दूर था मेरे अकोमोडेशन से। तो 3 किलोमीटर का मतलब है भाई साहब अगर आधा घंटा लगेगा, अगर आपको रास्ता पता है तो। बीच में ये बैरिकेड्स लगा देते अगर कंस्ट्रक्शन चलती है सारी यहाँ पे, तो अपना वो काफ़ी सेफ महसूस होएगा आपको। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है जापान का पहले दिन का, आप रात को 10, ये मेरे ख्याल में टोक्यो टावर रात के 10 बजे बंद हो जाता है। तो मैं जब पहुंचा था ये बंद हो चुका था। अगर आपको ऊपर चढ़ना है इसके लिए एक्सेस जो है तो, लेकिन मैंने सोचा कम से कम बाहर से तो देखिए आज अपना खाली हूँ, वॉक का वॉक हो जाए, क्योंकि खाना खा लिया था। खाना अपना इधर सुशी वूशी बेसिकली यही मिलते हैं, और स्टीक्स हो गया। अगर कोई
नॉर्मल आदमी मटन चिकन खाता है, पर यहाँ पे अगर सी फूड खा रहा है 1000 टाइप की वैरायटीज हो रहा है, वो मिंडक भी खाता है भाई, सांप भी, जो खा सकता तो भाई सारी चीज़ें अवेलेबल है। वेजिटेरियन के लिए फ़िलहाल थोड़ी सी दिक्कत लगी भाई, ज़्यादा चॉइसेस नहीं है। तो अपना ये वॉक करता हुआ चल पड़ा। सामने कंस्ट्रक्शन चल रही है, भाई साहब ने कैप पहनी हुई है, जो है काफ़ी सुंदर लग रहा है दूर से देखने में। ये लोग वापस लौट ज़्यादा रहे थे उस साइड से अपना घूम फिर के। कुछ जगह अंधेरा भी था, लाइटिंग भी थी, पर बिल्कुल आपको सेफ महसूस होगा भाई। जापान में 1% भी कोई डर नहीं। अफ्रीका के लोग भी मेरे को कम लगे यहाँ पे, नाइजीरिया और इधर के लोग काफ़ी, इधर बिल्कुल भी नहीं है, एक भी नहीं दिखा मेरे को। ये सामने भाई टोक्यो टावर विजिट करने के बाद काफ़ी सुंदर लगा। यहाँ पे कुछ अपनी वीडियो बनाई, कुछ अपनी फ़ोटो खिंचवाई। हालांकि सोलो ट्रैवलर था मैं, तो दूसरा कोई बंदा जो अपना घूमता फिरता तो उसको फ़ोन दे के अपना भाई फ़ोटो खिंचवा ली। और उसके बाद अपना घर लौटने की तैयारी। रात के बज चुके थे 11 साढ़े 11। तो अपना मैं घर लौटते हुए प्लान बनाता हूँ अगले दिन का। अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगा यहाँ के जो नियर बाय मोस्ट फेमस अट्रैक्शंस हैं वहाँ पे। तो बने रहना भाई। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना, कुछ कमी पतरी लगी हो तो भाई नीचे कमेंटों में लिख देना है भी कि ये माड़ी चीज़ लगी जो भी है। तो डिज्नीलैंड, डिज्नी वर्ल्ड, ये दोनों चीज़ कवर करूँगा, और जो भी मोस्ट फेमस अट्रैक्शन है नियर बाय के वो सारी अगली वीडियो में। तो जापान सीरीज पे बने रहने के लिए भाई सब्सक्राइब और भाई देख लेना अच्छी तरह। और बाकी ये अपना 35वां कंट्री है जो कवर कर चुका है। 194 कंट्री पूरे करने हैं भाई जब तक जी रहे हैं उससे पहले। अगले दिन का प्लान बनाते हुए धीरे धीरे अपना चलते हुए भाई अपने हॉस्टल की तरफ पहुंच गए भाई। काफ़ी अच्छा लगा वॉक करके और इधर टोक्यो टावर देख के। कई लोगों तो स्टेटस लगाया कि भाई सब पेरिस पहुंच गए क्या दोबारा। मैं भाई पेरिस नहीं है, ये एफएल टावर नहीं है, टोक्यो टावर है। ये अपना यहाँ से भाई स्टोर के अंदर पहुंचे 7-Eleven के अंदर। बियर दारू पीनी तो भाई 2 साल से छोड़ रखी है, तो खाली देख कर सूंघ का ही काम चला रहा था भाई। उसके बाद आइस टी, ये रेडीमेड ग्लासेज होते हैं, इसके ऊपर से पन्नी फाड़ी जैसे अपना ग्लास आते हैं प्लास्टिक के इंडिया में। तो इसके अंदर भाई ऑटो पहले से ही आइस भरी हुई होती है। इसके बाद आप कोल्ड कॉफ़ी का दबाओगे, इससे भाई आपकी कोल्ड कॉफ़ी इसके अंदर आ जाएगी। आएगी भाई आएगी। ये आपको लगभग 70 रुपये की पड़ती है जो रेगुलर वाली है। क्यों बाटे दिखा हुआ है, आजा भाई। ये भाई अपनी कॉफ़ी आ गई। कॉफ़ी लेके मैं अपना भाई हॉस्टल के का नीलीगढ़ पड़ा भाई। तड़का अपना घूमेंगे। तो राम राम भाई, गुड नाइट।